हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं शांतनु सर आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव का सीधा तात्पर्य होता है कि कंपेयर करना। परमिटिविटी का मतलब मीडियम की परमिटिविटी। जब मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं किसी वैक्यूम की परमिटिविटी से तो उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है E इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी कंपेयर की जाती है वैक्यूम की परमिटिविटी से, तो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है या एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा E डॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। आगे हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, द प्रोसेस इन विच redistribution of charge take place within a body when an electrically charged body is brought too near to it। मतलब क्या है, जब कोई चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास मिलाते हैं तो उसके चार्ज जो है इस अनचार्ज बॉडी पे भी चार्ज डेवलप हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है जब कोई चार्ज बॉडी, जैसे देखिए यहाँ पर एक रॉड है और ये चार्ज बॉडी है। क्या है? चार्ज बॉडी है, और इसको जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, कोई भी अनचार्ज बॉडी है इसके पास लाया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है? ये रॉड जिसपे कि पास चार्ज है, प्लस चार्ज, और ये जो बॉडी है इसके पास जो लाया गया यहाँ पे भी चार्ज आ जाता है। वो कौन सा चार्ज हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बॉडी है ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब इसमें चार्ज है ही नहीं, ये बात नहीं है। अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। ठीक है, जितने प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने माइनस चार्ज होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। ये चूंकि सेम चार्ज है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इसी को न्यूट्रल भी बोलते हैं। जब कोई अनचार्ज बॉडी होता है यानी फिर न्यूट्रल बॉडी होता है, उसके पास में सटाना है, इसको टच नहीं कराना है। इस बात का ध्यान रखना, इंडक्शन में टच नहीं कराया जाता है, कंडक्शन में उसको टच कराया जाता है। ये इंडक्शन है, कंडक्शन नहीं। क्योंकि बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला इंडक्शन होता है, दूसरा कंडक्शन होता है और तीसरा फ्रिक्शन होता है। तो मैं आपके सिलेबस जो सीबीएसई जो है वो आपको सारी सिलेबस से सब कुछ हटा के बस ये इंडक्शन वाला रख छोड़ दिया है। बाकी जो कंडक्शन है या फिर फ्रिक्शन है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम इंडक्शन वाला ही पढ़ेंगे। इंडक्शन में जब कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास मिलाते हैं, कहाँ लाते हैं? पास में। सटाते नहीं है, टच नहीं कराते हैं, बस पास में लाते हैं, तो जो सामने वाला बॉडी रहता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। निगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके पास निगेटिव होता तो इसके पास पॉजिटिव आता है। अगर इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास निगेटिव आएगा। बात समझ में आई? ये जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। अगर पॉजिटिव लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अनलाइक चार्ज है, यहाँ पे चूंकि प्लस चार्ज है तो बॉडी के पास जो माइनस चार्ज था वो एक तरफ हो गया और जो प्लस चार्ज है वो एक तरफ। ऐसा नहीं है कि बॉडी चार्ज हो गया है, पार्शियली चार्ज उसको बोलते हैं। तो प्लस चार्ज जो है वो एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और माइनस चार्ज जो है वो एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। फिर बाद में हम इसको अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग देने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर अर्थिंग को हटा देते हैं, तो ये बॉडी फुल्ली तरीके से चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये चार्ज करने का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये वही प्रोसेस है जो हमने अभी जो पढ़ा यहाँ पे इंडक्शन वाला। इसी इंडक्शन पे आधारित एक एक्सपेरिमेंट है। चलो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक जार होता है और इसमें कैप लगे होते हैं और यहाँ पे गोल्ड की 2 लीफ लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिबन वगैरह होता है। ठीक है, जब किसी चार्ज बॉडी को हम पास में लाते हैं, जब किसी चार्ज बॉडी को, जैसे ये रॉड है, ठीक है, अब ये बॉडी चार्ज है, जब इसके ऊपर हम चार्ज लाते हैं, इसमें टच नहीं कराना है, बस पास में लेके जाना है, इसको टच नहीं कराना है। जब पास में इसको लेके जाते हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है
तो इस पे भी पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फिर ये चीजें थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस इसकी मदद से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये फाइंड करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं। अगर चार्ज बॉडी होगा तो जाहिर सी बात है अपोजिट चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अगर कलेक्ट हो गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी चार्ज नहीं है। ठीक है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस, ऐसा नहीं है। बॉडी जिस तरीके से चार्ज होती है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और इसका अपोजिट जो रहता है वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये बहुत हल्की गोल्ड लीफ का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही, गोल्ड लीफ का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गोल्ड लीफ जो होता है बहुत ही पतली धातु होती है, बहुत ही थीन होती है और बहुत ही हल्की होती है। इसलिए हम इसका यहाँ प्रयोग करते हैं ताकि चीजें हमें स्पष्ट जो हो, चार्ज हो और स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि मतलब बॉडी चार्ज है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव, दूसरी होती है कंजर्वेटिव और तीसरी होती है क्वांटाइजेशन। तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है वो बताती है कि किसी जो बॉडी होता है, जैसे कि कोई भी एट रैंडम बॉडी ले लें, ठीक है, बॉडी में 2 कूलाम चार्ज, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 3 कूलाम, -3 कूलाम। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो इसको बोलते हैं बॉडी का जो चार्ज है, ये जो चार्ज है तो इसको जोड़ा जा सकता है। 2 कूलाम प्लस 4 कूलाम -3 कूलाम, इसको जोड़ने पे कितना आया? 4 to 6, 6 - 3, 3 कूलाम का चार्ज आया, वो भी पॉजिटिव वाला। तो ये क्या है? एडिटिव नेचर है। कैसा है? एडिटिव नेचर रखता है कौन? चार्ज। कोई भी बॉडी पे जितने भी चार्ज होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे, आइसोलेटेड का मतलब बाहर से कोई चार्ज अंदर की तरफ ना आए, अंदर से कोई चार्ज बाहर की तरफ न जाए। जब चार्ज बाहर से अंदर नहीं आते हैं और अंदर से बाहर नहीं जाते हैं तो बोला जाता है कि ये कैसा है? कंजर्व है। आइसोटॉपिक बोलते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं कंजर्व चार्ज। और तीसरा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जब चार्ज जो होते हैं उनको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे इसका सीधा फार्मूला होता है क्वांटाइजेशन का, Q = N/E। इसका मतलब होता है चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किस क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। N को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि चार्ज को पॉइंट्स में नहीं ब्रेक किया जा सकता, फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब भी चार्ज आएगा तो पूरा पूरा आएगा और पूरा पूरा जाएगा। उसे पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में लेके नहीं जा सकते और नहीं फ्रैक्शन या पॉइंट्स में उसको निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, √2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3/4 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होते हैं, पर पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ, जिससे Q = Q मतलब चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? N की वैल्यू होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो यही होती है N की वैल्यू और E फॉर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन समझना थोड़ा जरूरी है हमारे लिए, तो क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज Q is distributed between two particles. What should be the charge of two particles? टू नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, अभी 2 बार 2 लिख दिया गया। चार्ज ऑफ 2 particles so that the force between them is maximum। मतलब कोई भी एक चार्ज है, उसको उस चार्ज को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 भागों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 10 कूलाम का चार्ज है, मान लीजिए कोई चार्ज है वो 10 कूलाम का है। ठीक है, अब इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए एक 2 कूलाम का चार्ज है और दूसरा 8 कूलाम का चार्ज है। ये रहा चार्ज और ये रहा चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं। इनके बीच का फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 मतलब 16/r²। तो ये फोर्स निकल के आ गया। तो क्या ये फोर्स इनके बीच का मैक्सिमम है? अगर यहाँ पे चार्ज को 2 8 न रख के 3 7 रखते हैं,
क्या क्या रखते हैं, तो पता नहीं क्या क्या फोर्स आता है। तो क्या ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच का ये मैक्सिमम है? ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सोचेंगे कि अगर चार्ज को तोड़ेंगे, अच्छा यहाँ पे चार्ज अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो चेंज सिर्फ ये होगा, 16 चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ 16 को ही चेंज किया जा सकता है यहाँ पे वैल्यू चेंज करके, तो एक बार चेंज करके देख लेते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जब मैक्सिमम आएगा तो उनका फोर्स मैक्सिमम होगा। तो वही हम फाइंड करने वाले हैं। मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है तो 1 कूलम इधर, 9 कूलम इधर, तो 9 1 जा 9 कितना आया, 9 आया। मतलब इनके बीच का फोर्स कितना, 9। यहाँ पे 9 आएगा तो मैक्सिमम तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे और यहाँ पे 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 16, जो कि मैंने यहाँ पे रख के दिखाया। कितना आया, 2 रखा 8 रखा तो कितना आया, 16 आया। ऐसे ही 3 रखेंगे और 7 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आया, 21। अगर यहाँ पे 7 3 रखेंगे तो यहाँ पे 21 आया। तो कुछ फोर्स तो बढ़ गया, पहले से तो फोर्स बढ़ा। एक ही चार्ज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी इसको ज्यादा, कभी इसको कम, कभी इसको कम, कभी इसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फोर्स कब हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि 4 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे तो मुझे मिला 24। तो पहले से तो ज्यादा मिल गया 24। पहले 16 था, फिर 21 हो गया, फिर 24। अब आगे रख के देखिए कब तक मैक्सिमम मिलेगा। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, फिर मैक्सिमम मिला। और फिर यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24। ये तो फिर से वही मिल गया 24। अब आगे जो भी वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो जो भी वैल्यू मैं रखूंगा इधर, ये मल्टीप्लाई करके वापस से यही वैल्यू मिलने लगेगा। ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाले सारे वैल्यू मिलने लगेंगे। तो मैक्सिमम मुझे कहाँ मिला, 25 पे। तो मतलब जब हम चार्ज को Q/2 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो मुझे मैक्सिमम फोर्स मिला है। तो इसका सीधा आंसर आएगा, जो भी चार्ज है Q, इसका चार्ज को Q/2 और Q/2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, Q/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल था। 2-point charge A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance and the force acting between them is F. If 20% charge of A is transferred to B, then the force between the charge becomes। ये कह रहा है कि कोई भी चार्ज है, कोई भी बॉडी है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी, और एक के पास प्लस चार्ज है, दूसरे के पास माइनस चार्ज है, ठीक। और वो रेस्पेक्टिवली एक एक के पास है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, कैपिटल एफ है। इफ द 20% ऑफ अ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू द बी, यदि ए के पास जो चार्ज है वो ए का चार्ज 20% चार्ज निकाल के बी के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ट्रांसफर करने के बाद देन द फोर्स बिटवीन देम चार्ज बिकम्स, उनके बीच का फोर्स कितना लगेगा। अब चलिए फाइंड करना है कि ए के पास चार्ज है और बी के पास चार्ज है, ए का 20% चार्ज बी को ट्रांसफर करने से इनके बीच का फोर्स क्या रहेगा, वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए है, इसके पास चार्ज Q है, इसका 20% कितना आएगा, 20/100, 0 से 0 गया, 2 5 जा 10, इसका मतलब कितना आया, Q/5। अगर ए के पास Q चार्ज है तो इसका 20% कितना होगा, Q/5, मतलब Q में से Q/5 को माइनस कर देंगे तो इसके पास रेस्ट चार्ज है वो पता चल जाएगा। तो Q माइनस Q/5 क्या आ जाएगा, -4Q/5, 4Q/5। ये हमारे पास चार्ज है ए के पास, किसके पास, ए के पास। अब जो चार्ज यहाँ से निकला, कितना निकला, Q/5, वो जाके बी के से जुड़ेगा, बी के पास जुड़ेगा, लेकिन बी के पास जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे जो आएगा तो ये प्लस Q/5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -5Q प्लस Q/5। तो हमारा आंसर आ गया -4Q/5। ये चार्ज है बी का, ये चार्ज है बी का, जो कि -4Q/5, और ए के पास चार्ज है वो 4Q/5 है। दोनों का चार्ज पता चल गया। दोनों का चार्ज कितना है, ए के पास है 4Q/5 एंड बी के पास है 4Q/5, इसके पास माइनस का है और इसके पास प्लस का है, ठीक है। इसके पास माइनस का और इसके पास प्लस का, ठीक है।
अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r, ठीक है। तो फार्मूला क्या निकलेगा हमारा, फार्मूला देखें क्या निकलेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो F इक्वल टू के, Q1 की वैल्यू 4Q/5। क्योंकि जब चार्ज रखते हैं, पुट करते हैं, तो उसके माइनस प्लस की वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर फोर्स अट्रैक्शन, ये चार्ज से डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ डायरेक्शन है, तो उसको हम कंक्लूड नहीं करेंगे। 4Q/5 इसको सॉल्व करेंगे, अपाम में आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो 4×4 = 16 हमारा आ गया के 16Q² अपाम में 25। ये हमारा F इक्वल टू निकल के आया है, ठीक है। ये हमारा F इक्वल टू निकल के आया, F इक्वल टू Q/, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो बस इतना ही आंसर आया हमारा, ठीक है। इसमें ध्यान से देखने की कोई बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे कुछ नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू बच्चों, ये हमारा यहीं तक क्लास था। अगली मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, तो उसमें हम आगे और भी टॉपिक को चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।